नमस्कार दोस्तों, स्टडी वेब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी महामैराथन के अंतर्गत दूसरी क्लास है, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम आज उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं कि कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो 17 टॉपिक है चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर, उनके सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए आप लोग। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पर निशान लगाइए। प्रत्येक के पास लाठी है। जग में ढेर सारा शरबत है। पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। मैंने थान में से थोड़ा कपड़ा लिया है। हमारी को क्या पूछा? अनिश्चित संख्यावाचक पूछा। भाई क्या पूछा? अनिश्चित संख्यावाचक पूछा। तो ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या होगा। पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं और थोड़ा सा कपड़ा लिया, तो दोनों में से एक हो सकता है। तो देखो कपड़ा है, कपड़े का क्या होता है भाई? माप होता है। क्या होता है? माप होता है। इसलिए ये किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। पेड़ पर कुछ आम है, उन आम की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या आएंगे भाई? अनिश्चित में आएंगे। अगर यहां पर लिख देता ना कि पेड़ पर 4 आम लटक रहे हैं, कितने आम लटक रहे हैं? 4 आम लटक रहे हैं, तो वो क्या हो जाता हमारे पास में? निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण में शामिल कर देते उसको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रश्न क्या पूछा? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुखी। देखो किससे बना? ये सुख। सुख उपसर्ग, सुख क्या है? संज्ञा हो गई। सुख में कौन सा प्रत्यय लगाया भाई? ई प्रत्यय लगाया, तो कौन सा शब्द बन गया? सुखी। अरे वाह, आदमी तो क्या है? बहुत ही सुखी है, सुखी आदमी। तो आदमी की विशेषता क्या हो गई? वो सुखी हो गया। इस प्रकार से सुख जो है, सुख के अंदर ई प्रत्यय लगाने पर जो है कौन सा विशेषण बन गया? सुखी विशेषण का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। इससे इस क्लास में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और आपके जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो एक साथ आपके 3 3 4 4 फायदे होने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये मनुष्य क्या है? एक क्या है? मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा। भाई क्या भाई? जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो भाई, ग्राम में क्या हो गया? ग्रामीण हो गया। ग्राम में क्या हो गया? ग्रामीण बन गया। तो ग्राम प्लस इन ग्रामीण बन गया। भारत का क्या हो गया भाई? भारत का क्या हो गया? भारतीय हो गया। तो भारत में ये प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? भारतीय बन गया। देखो भारत संज्ञा शब्द है, ये प्रत्यय लगाया तो भारतीय हो गया। दैनिक, दिन, दिन में एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया भाई? दैनिक बन गया। मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम मनुष्य में क्या लगा देंगे? ता प्रत्यय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो तो क्या हो जाएगा भाई? इसमें तो मनुष्यता रही नहीं भाई, तो ये हो गया आपका, क्या बढ़ जाती है? ये भाववाचक संज्ञा बढ़ जाती है। समझ गए आप लोग? इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन को हल करना है। आगे आगे देखिए भाई। आगे देखो, संज्ञा शब्द, इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। क्या होगा? इस प्रकार से जो आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की तरफ पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए। आप एक तो तैयारी करते हो, एक ऐसे ही तैयारी करते हो जैसे रात दिन पढ़ रहे हो भाई, और एक आप सही सिस्टम ढंग से तैयारी करो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें उनको हल करना है। तो देखो प्रश्न पूछा हमारे को, संज्ञा शब्द, इतिहास और उपेक्षा, मूल शब्दों के सही विशेषण, यानी इतिहास और उपेक्षा से सही विशेषण शब्द क्या बनेगा? बताओ क्या होगा इसका उत्तर? इतिहास, उपेक्षा, ऐतिहासिक, उपेक्षित, ऐतिहासिक, अपेक्षित, ऐतिहासिक, अपेक्षित।
तो देखो कैसे हल करना है इसका। हमारे को क्या पूछा अभी, इतिहास और क्या पूछा, उपेक्षा। तो अपन को पता है इतिहास से मूल शब्द क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है। अब अगला सवाल क्या हमारे पास में, उपेक्षा। उपेक्षा में हमेशा इत प्रत्यय लगता है, तो क्या हो सकता है भाई, देखो ये अपेक्षित, ये तो होगा ही नहीं, तो ये उपेक्षित हो सकता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। इतिहास में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक बन जाएगा। उपेक्षा में इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, उपेक्षित शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे पूछ सकते हैं, ऐतिहासिक के अंदर कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। ऐतिहासिक के मूल शब्द कौन सा हो गया, इतिहास हो गया। उपेक्षित है उसमें मूल शब्द क्या हो गया, उपेक्षा हो गई। उसमें प्रत्यय क्या हो गया, इत प्रत्यय हो गया। क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहीं से आपको प्रत्यय के क्वेश्चन, उपसर्ग के प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे देखिए, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों से एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनता है। किससे, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों से एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा, बुद्धिक, संसारिक, बौद्धिक, सांसारिक, बौद्धिक, सांसारिक, बुद्धि और संसार। तो क्या बनेगा, देखो बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, देखो ये भी और नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि के अंदर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, बौद्धिक बनेगा। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका, ये भी नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। इस प्रकार से अपन को प्रश्न को हल करना है। फिर संसार है, उसमें आ की मात्रा लगा तो क्या होगा भाई, सांसारिक बन गया। तो बुद्धि के अंदर एक प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पर है, तो ये ब है, इस ब का क्या हो जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी। और दय है यहाँ पर, इसको शून्य माना जाता है। एक प्रत्यय लगाया मैंने, तो ये क्या बन गया भाई, बौद्धिक बन गया। क्या बन गया, बौद्धिक बन गया। संसार का आपको पता ही है, संसार में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, स की जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और ये सा और र में ई जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सांसारिक। इस प्रकार से ये आपको हल करना है। प्रश्न वापिस बन जाएगा आपके पास में कि बौद्धिक का मूल शब्द क्या है, बुद्धि है। ध्यान रखना, बौद्धिक का मूल शब्द क्या है, बुद्धि है। बौद्धिक में प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय है। बुद्धि और एक प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा, बौद्धिक शब्द बनेगा। शुद्धिकरण में भी आ सकता है क्वेश्चन। सांसारिक का मूल शब्द क्या हो गया, संसार। सांसारिक में कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय। तो आप जब भी पढ़ो इन क्वेश्चन को, आए हुए क्वेश्चन है, इनको बहुत डिटेल से पढ़ो, क्योंकि इन्हीं में से वापिस आपको क्वेश्चन रिपीट होना है। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विलोम शब्द है। प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञ, ज्ञानी, बुद्धिमान, अति। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखो प्रश्न क्या पूछा, मतलब प्रज्ञ बहुत अच्छा जानकार है। तो देखो जानकार है तो ज्ञानी, बुद्धिमान, अति, ये होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अज्ञ जो जानकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रज्ञ जानकार है, अच्छी तरह से जानकार है, अज्ञ जो जानकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आह्वान शब्द का विलोम शब्द है। अरे आह्वान कीजिए, अनृत, अभ्यंतर, आर्द, विसर्जन। क्या होगा, आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्जन। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से, और अनृत जो है वो किसका का, रीत का अंश विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, रीत के हम अन उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा, अनृत बन जाएगा। तो आपको पूछ रहे रीत का क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। अनृत का क्या हो जाएगा, रीत हो जाएगा। आगे देखिए, संधि शब्द का सही विलोम है विग्रह, हरास, दृष्टि, वेष्टि। क्या होगा, संधि हमने कई बार पढ़ा है, संधि शब्द आता है, संधि का मतलब क्या होता है, मेल होता है, मिलन होता है, जोड़ होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर विग्रह है। संधि का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, विग्रह हो जाएगा। समास का विलोम शब्द क्या हो गया, व्यास। समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, व्यास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। क्या होता है भाई, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त। और व्यास का क्या होता है, विस्तृत होता है। क्या होता है भाई, विस्तृत। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न वापिस बन सकता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। ध्यान रखना आप लोग। संधि का विलोम शब्द क्या हो गया, विग्रह हो गया। व्यास का विलोम शब्द क्या हो गया, समास हो गया। ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है। देखो
पौर्वत्य, पूर्वती, परवर्ती, प्राच्य। बताइए क्या होगा इसका? पाश्चात्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखो ये शब्द किससे बड़ा? पश्चात से बड़ा भाई। किससे बड़ा? पश्चात। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा भाई? ये प्रत्यय लगाया। जब ये प्रत्यय लगता है तो ये प है, इस प में कौन सी मात्रा लग जाएगी? आ की मात्रा। तो कौन सा शब्द बन जाएगा? पा ते चा। ते को क्या मानते हैं यहाँ पर? शून्य। ते हलंत हो गया, ते में कोई मात्रा नहीं है, तो क्या बन गया? ये पाश्चात्य बन गया। अब देखो पूर्वोत्तर शब्द किससे बड़ा भाई? पूर्वोत्तर शब्द मूल रूप से बड़ा पूर्व शब्द से बड़ा। पूर्व दिशा नहीं होती क्या? पूर्व है, पूर्व है। उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया? ये प्रत्यय लगाया भाई। कौन सा प्रत्यय लगाया इसमें भी? ये प्रत्यय लगाया। तो आपको पता है ये पू है, इस पू का क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। पू का क्या बन गया भाई? औ बन गया। क्या बन गया? औ। आगे देखो इसमें आगमन हो जाएगा पूर्वा। क्या हो जाएगा? पूर्वा। और इसमें तय का आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तय का आगमन। कुछ नियम ऐसे होते हैं, ये के बाद में आगे स्वर होते हैं तो उसमें तय का आगमन हो जाता है। इस प्रकार से ये शब्द क्या बन गया? पौर्वात्य बन गया। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय लगा है तो इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ शब्द बनेगा। ध्यान रखना। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं गुरुता, लघुता, अगर उसमें भी प्रत्यय पीछे है तो उसमें भी पीछे क्या आता है? प्रत्यय लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया? पौर्वात्य। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। निम्नलिखित में से अग्नि की पर्यायवाची शब्द है? टपड़ा पक्का है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग कितने बार एग्जाम पूछा है। और कम से कम भी बोर्ड की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या याद रखना। पक्का है ये क्वेश्चन, वापिस छप सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसका पूछा भाई? हमारे को अग्नि के पर्यायवाची पूछा है। तो देखो क्या हो जाएगा? धूमकेतु, अभ्र, वासव, कृषाणु, पावक। तो अगर निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक जो विकल्पों का क्या करना है? आपको चयन करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वाधिक विकल्पों का क्या करना है? आपको चयन करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो ये अब्र होगा नहीं, वासव होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? धूमकेतु, कृषाणु, पावक। इस प्रकार से 1 4 5 किसमें है भाई? 1 4 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कहां पर है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। चलो आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया है तो इसकी व्याख्या देखना बहुत जरूरी है। जो प्रश्न एग्जाम में 1 बार 2 बार आ गया, इसका मतलब वो पेपर सेटर की राडार पर है, वो प्रश्न वापिस आना है, पक्का आना है। तो देखो क्या है? देखो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो गया? धूमकेतु। धूमकेतु जानते हैं हम, धूमकेतु उड़ गए साहब। फिर क्या हो गया? कृषाणु, पावक। क्या हो गया? धूमकेतु, कृषाणु, पावक। बोलो धूमकेतु, कृषाणु, पावक। पाव दे दो भाई, पावक, कृषाणु। फिर देखो अनल। अनिल का तो हवा हो जाती है, अनल का क्या होता है? आग होता है। फिर देखो वैश्वानर, हुतासन, अरुण, आँच। अरे भाई मेरे तो क्या लग रही है? आँच लग रही है। फिर देखो आग जानते ही है, क्या जानते हैं? आग। जात वेद, ज्वाला हम पढ़ते ही है। अरे ज्वाला आ रही है भाई। दहन, दहन का मतलब क्या हो गया? आग। देखो ये नया शब्द है भाई, धनंजय, याद रखना, धनंजय। रोहितास, रोहिताश्व। फिर देखो लोहिताश्व, ध्यान रखना, रोहिताश्व, लोहिताश। रोहित का मतलब था लाल, फिर जो लपटें निकलती है वो किस चीज से? लाल होती है। इसलिए रोहित का दोनों का नाम क्या हो गया? इससे लाल बढ़ गया। वहनी। फिर क्या हो गया? वायु का क्या बोलते हैं इसको? मुख बोलते हैं। ये सभी अग्नि के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अब आपको वापस पूछ सकते हैं लोहितास किसका शब्द है? पर्यायवाची है। अग्नि का इनमें से 4 शब्द देख करके आपको पूछ सकते हैं कि कौन से अग्नि के शब्द है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। कीर्ति का पर्यायवाची शब्द है किसका? कीर्ति का। देखो रचना, यश, निपुण, कीर्तन। क्या होगा? आपको पता है कीर्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रचना होगा ही नहीं, निपुण होगा ही नहीं, कीर्तन होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई? अरे भाई बहुत अच्छी कीर्ति है तेरी। कीर्ति का मतलब क्या हो गया? यस। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर है। तो देखो ये प्रश्न आया हुआ है तो हम थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो कीर्ति का देखो यश, बहुत अच्छा यश प्राप्त किया आपने। शोहरत प्राप्त किया आपने। क्या प्राप्त की भाई? शोहरत। बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त की आपने।
बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की आपने, बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की आपने। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? कीर्ति के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का क्या है भाई? पर्यायवाची शब्द है। बादल का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ये भी दो बार आया है, तो छपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, देखो इसलिए इसकी व्याख्या बताई मैंने। जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है उसको आप ज्यादा पढ़ो। तो देखो क्या है? जलद, जलज, नीरज, नीरव। प्रश्न क्या पूछा? बादल का पर्यायवाची शब्द है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक, जलद। देखो भाई, जल, इसको ऐसे समझो, जल रटो मत, जल दे, जल देने वाला, जल देने वाला, जल देने वाला कौन होता है भाई? बादल होता है। देखो जलज, जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। जल, जय, जय का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जन्म लेने वाला। क्या होता है भाई? जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। फिर देखो नीरज, नीर का मतलब क्या होता है? पानी में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला भी कौन होता है? कमल होता है। नीरव, बहुत ज्यादा आवाज करने वाला, नीर प्लस रव, नीर उपसर्ग का प्रयोग किया गया इसमें, तो नीरो बना है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया? जलद। अब देखो जलद के पर्यायवाची शब्द देखिए भाई आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस आ सकता है, इसलिए हमारे को जलद के पर्यायवाची शब्द याद रहने चाहिए। देखो क्या होता है? देखो बादल, क्या है भाई? बादल हो गया। बादल जानते हैं आप सब लोग, बादल आते हैं। जल दे, क्या हो गया? जल दे, जल देने वाला। मेघ आप जानते ही हो। वारी, वारी का मतलब क्या होता है? पानी देने वाला। देखो जलद वारिद, पय का मतलब भी पानी देने होता है, और इसमें पयोद हो गया भाई। क्या हो गया? पहे दन दे, विसर्ग संधि है इसमें, पहे दन दे, पानी देने वाला। अंबु, अंबु का मतलब क्या होता है? पानी होता है, तो ये दे नहीं, देने वाला, पानी देने वाला। फिर देखो आगे, नीरद, नीर यानी पानी देने वाला, नीर देने वाला। घन, घन का मतलब भी क्या होता है? बादल होता है। जलधर, जल को धारण करने वाला। आपको जो है ना, बादल आता है तो जल कितना पानी भर के ले जाता है, तो जलधर। सारंग, फिर देखो पयोधर है, पयह धर है, पयो, इसमें विसर्ग संधि है, पह धन धर, पानी को लेकर के जाने वाला। तोय धर है, अभ्रधर है। और फिर आगे देखो शोणित, ये नए शब्द ध्यान रखना। पाला है के, बलपूर्वक ले जाना। जीमुत आदि बादल के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जो शब्द है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है? देखो रश्मि, मरीचि, अंशु, गिरवाण। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रश्मि, मरीचि, अंशु किरण के पर्यायवाची शब्द है। तो ये एग्जाम आया हुआ, तो वापस देखो किसकी व्याख्या देखते हैं हम। देखो रश्मि होती है, किरण, मरीचि होता है, अंशु होता है, मयूक होता है, प्रभाकर, सुबह करने वाली। तो किरणें लेकर आती है तो क्या करती है? सुबह कर देती है। प्रभाकर हो गई, देखो ज्योति हो गई, और दीप्ति हो गई। ये शब्द ही जो है किरण के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आप, आगे पूछ रहा है किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर क्या है? पर्यायवाची है। ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या आपस में पर्यायवाची शब्द है? तो देखो संध्या, सांझ, गोधूली, मराल, रोहित, सारंग, चक्रांगन, कृष्णसार। आगे देखो धनंजय, पार्थ है, कौनते हैं, गुड्डाकेश, मयूर, शिखी, बलाह और पंचनग। अब हमारे को क्या पूछा कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर क्या है? पर्यायवाची है। यानी ऐसा विकल्प देखो जिसमें सभी शब्द आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो अब जो बोर्ड का पेपर आ रहा है उस पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, एक सवाल में 4-4 क्वेश्चन पूछता है बोर्ड आजकल। विलोम शब्द ही पूछेगा तो 2-2 3-3 विलोम शब्द देते हैं आजकल क्या। तो देखो क्या देखते हैं, देखो संध्या, साँझ, गोधूली भी क्या होता है? शाम का समय होता है। और गोधूली जो शब्द बनता है ना, पुराने समय में गायें आती थी शाम के समय घूम मतलब कर करके, और उस गाय के जो खुर होते हैं ना उनसे धूल निकलती थी, तो उसको क्या बोलते थे? गोधूली बोलते हैं ये चीज। लेकिन मराल जो होता है वो अलग हो गया, मराल का मतलब हंस हो गया, तो ये इसमें क्या हो गया? अलग हो गया। आगे देखो रोहित का मतलब क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। और यहाँ पर क्या गया? कृष्णसार, कृष्णसार, और ये क्या हो गया? सारंग हो गया, ये एक हिरण हो गया, तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। इस प्रकार चक्राकर, एक चकवा नाम का पक्षी होता है, तो ये भी क्या हो गया? अलग हो गया, ये नहीं हो गया। इस प्रकार से आगे देखो आप लोग, देखो धनंजय, पार्थ, कौनतेय,
गुड्डा केस, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है भाई, किसके हैं, अर्जुन के। तो मतलब हमारे को पूछा सभी पर्यायवाची शब्द है, इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो गया। अब देखो मयूर, मयूर का मतलब मोर हो गया, तीखी भी मोर होता है, बालाहक, बालाहक, पंचनक ये अलग हो गया। पंचनक मतलब 5 जिसके क्या होते हैं, नाखून होते हैं, ये किसके होते हैं, शेर के होते हैं। तो इसमें ये भी क्या होता है, कट गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। और ये सभी किसके पर्यायवाची है, अर्जुन के पर्यायवाची। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते जाते हैं, तो आप देखिए थोड़ा देखो, अर्जुन के पर्यायवाची शब्द क्या है, धनंजय, ध्यान रखना क्या है, धनंजय, धनंजय, पार्थ है, कुंती पुत्र होने के कारण को क्या बोलते हैं, कौनते बोलते हैं। फिर क्या देखो, गुड्डा केस हो गया, सत्यवाच साची हो गया। आगे देखो, गांडीवधर, गांडीव को धारण करने वाला हो गया, गुड्डा केस हो गया। क्या हो गया भाई, गुड्डा केस, ये दोबारा गए, देखो गुड्डा केस हो गया, करणी, गांडीवी, देखो गांडीवधर हो गया, गांडीवी हो गया, बरह नला हो गया, कपी ध्वज हो गया। इस प्रकार से ये सभी अर्जुन के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो ये क्वेश्चन वापिस आने के आपके चांस है। हमने आपके परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कम समय में आप अच्छे पर्सन वापिस कर सकते हो, हिंदी में पूरे क्वेश्चन पूरे नंबर आप ला सकते हो। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में, जिस शब्द से काम का करना होया पाया जाता है वह कहलाता है, जिस शब्द से काम का होना पाया जाता है वह कहलाता है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखो संज्ञा होगा ही नहीं, क्रिया विशेषण होगा ही नहीं, सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि हमारे को पता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से क्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया होगा, ऑप्शन नंबर क्या होता है, 4। आगे देखो, अगर किसी भी काम से होया पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया। देखो जिस शब्द से काम के होने या करने, काम के होने या करने का अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रिया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका कोर्स में एक क्वेश्चन देखो, तो आपका पहला प्रश्न बन सकता है, क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया किसे कहते हैं, जिससे काम का होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखो राम पढ़ता है, क्या गया, राम पढ़ता है, में पढ़ना क्या हो गई भाई, क्रिया हो गई, पढ़ना क्या हो गई, इसमें क्रिया हो गई। ये काम का बोध हो रहा है, क्या काम करने का बोध हो रहा है, कि भाई पढ़ने का बोध हो रहा है, इसमें किसका बोध हो रहा है, पढ़ने का बोध होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, यानी कि जिससे काम करने का या काम होने का या किसी स्थिति का बोध हो वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। अब आगे देखो आप थोड़ा समझना, ये तो बढ़ गया हमारे पास में प्रश्न, सीधा ऐसे बढ़ गया। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। उल्टा प्रश्न बढ़ सकता है, क्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि बोर्ड में उल्टा क्वेश्चन बढ़ता है ज्यादातर, ये क्वेश्चन क्या करते थे, घुमा देते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, काम के होने, क्या आ जाएगा भाई, काम के होने, देखो दिख रहा है आपको, काम के होने, ऑप्शन नंबर 1 डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन डलते हैं आपको तरफ, काम के होने, काम के करने, तो क्या हो जाएगा, काम के करने। फिर देखो अगला ऑप्शन डाल देंगे, काम का करने। तीसरा दे देंगे, किसी स्थिति का बोध, किसी स्थिति का बोध। इस प्रकार से ऑप्शन डालेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है, काम के होने, बिल्कुल काम का होना होता है, काम के करने, काम का करने हो गया, किसी स्थिति का बोध हो गया, इसकी स्थिति का बोध हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन डाल देंगे और चौथा डाल देंगे सभी, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन है ना, इस लाइन को रटना नहीं है भाई, क्योंकि पेपर सेटर हर लाइन में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन दे सकता है। आपको प्रश्न पूछ लेंगे क्रिया किसे कहते हैं, या ऐसे बना करके और इसका उत्तर आ जाएगा कि क्रिया आ गई, सीधा प्रश्न दिया हो गया। लेकिन इसको उल्टा भी दे सकते हैं, तो उल्टा इस प्रकार से ऑप्शन डाल के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं क्रिया किसे कहते हैं, लेकिन पढ़ते समय आप ये भी दिमाग लगाओ कि प्रश्न कैसे बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा नहीं अपन को स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं, पेपर थोड़ी, स्कूल का पेपर थोड़ी आ रहा है जो हम जा रहे हैं पेपर को लिख दिया भाई रटना है, रटना नहीं है। यहाँ हर लाइन आपके प्यास में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार से प्रश्न छोटा बढ़ सकता है, किसी शब्द से काम का होने को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, काम के करने को क्या कहते हैं, क्रिया बन सकते हैं। तो ये हमारे को दिमाग में होना चाहिए कि इस पेपर में से ये क्वेश्चन कैसे पढ़ सकता है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कर, पेट, चल आदि धातु के प्रकार है, कर पेट चल आदि धातु के प्रकार है। देखो मूल धातु, यौगिक धातु, परिणात्मक धातु, नाम धातु। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर एक, मूल धातु। कर, पेट, चल आदि किस प्रकार की धातु है? मूल धातु। ध्यान रखना आप लोग। देखो मैं वह क्या बताता हूँ, जो धातु किसी पर आश्रित न होकर के क्या होती है? स्वतंत्र होती है, ये कौन सी धातु कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। जैसे कर, बेट, चल, खा, पी आदि, ये सभी कौन सी धातु है? स्वतंत्र है, ये किसी पर भी आश्रित नहीं है, इनको की भी जरूरत नहीं है। तो प्रश्न आपके पास बढ़ गया। अब आप ही सकता, कर, पेट, चल, जी, खा, ये कौन सी धातु है आपके पास में? मूल धातु है, क्योंकि धातु आपका कोर्स में है। फिर आपको ऐसा प्रश्न देंगे कि कौन सी कर धातु नहीं है, कौन सी मूल धातु नहीं है। अब इन्हीं में से आपको क्या दे देंगे? एक चलना दे देंगे। क्या दे देंगे? चलना लिख दिया आपके पास, तो आपको गलती करा देंगे कि भाई ध्यान में रखना है, अगर इसमें ना प्रत्यय लग गया तो वो कौन सी धातु होगी भाई? कौन सी होगी? सामान्य धातु होती है। तो अपन को गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। मूल धातु में और सामान्य धातु में अपन को अंतर रखना है। तो पेपर शीटर आपको ऐसे बना सकता है कि निम्न में से कौन सी मूल धातु है या मूल धातु नहीं है। तो इसका अपन को ध्यान रखना है, जिसमें ना लग गया वो कौन सी धातु होती है? सामान्य धातु होती है, वो मूल धातु नहीं होती है। करना, जीना, खाना, पीना, ये सभी कौन सी धातु हो जाएगी? सामान्य धातु। और अगर इसमें ना नहीं लगा तो ये सभी कौन सी धातु है? मूल धातु। इस प्रकार से इसमें चार टाइप से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कितने टाइप से? क्रिया की परिभाषा पूछ सकते हैं, परिभाषा से उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मूल धातु कौन सी है, कौन सी मूल धातु नहीं है, कौन सी सामान्य धातु है, कौन सी सामान्य धातु नहीं है। यही आपके एग्जाम में इस प्रकार से सीधा प्रश्न पहला पूछा जा सकता है। देखो भाग लिखो, करना, बैठना, चलना, जीना, खाना, पीना इत्यादि मूल धातु में ना प्रत्यय लगा करके सरल रूप बनाया जाता है, जिसे कौन सी धातु बोलते हैं? वही सामान्य धातु। अब देखो आपका प्रश्न बढ़ सकता है कि करना, बैठना, चलना, जीना, खाना किस प्रकार की धातु है? वो मूल धातु है या सामान्य धातु है? तो इसको क्या बोलेंगे? सामान्य धातु। देखो वापिस देखो, कर, बैठ, चल कौन सी धातु हो गई? मूल धातु। करना, बैठना, चलना कौन सी धातु हो गई भाई? सामान्य धातु हो गई। ये ध्यान रखना आप। ये बहुत बारीकी चीज बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपको। अब देखो आगे, मौन ने अविनाश को पढ़ाया। मौन ने अविनाश को पढ़ाया कौन सी क्रिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको रटना नहीं है भाई, इसमें तो समझने की चीजें होती है। वहां पर उदाहरण आएंगे, अगर आपके उदाहरण समझ में आ गया तो आपका प्रश्न सही होना है, गलत नहीं होना है। देखो क्या पढ़ाया, मौन ने अविनाश को पढ़ाया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको पास आ गया सकर्म क्रिया आ गई, अकर्मक क्रिया आ गई, तो उसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको। क्या आपको क्रिया के पहले क्या लगाना है? क्रिया के पहले क्या और किसको प्रश्न लगाना है? क्या लगाना भाई? क्या और किसको लगा करके उसका उत्तर निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्रिया है पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाने के पहले क्या लगाएंगे? किसको पढ़ाया। क्रिया के पहले हमने क्या लगा दिया? किसको पढ़ाया। तो क्या उत्तर आया? अविनाश को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया। इसका मतलब है में कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। सकर्मक क्रिया की पहचान है भाई ये। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि क्रिया से पहले क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछो। अगर उसका उत्तर आ रहा है तो वो क्रिया ये सकर्मक होती है, नहीं तो वो क्रिया कौन सी होती है? दूसरी हो सकती है। अब देखो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? 4 आंसर हो गया। अब देखो आगे देखो, मोहन ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? आपके पास आ गया, मोहन ने पढ़ाया। मोहन ने पढ़ाया। मेरी बात समझ गए आप लोग? मोहन ने पढ़ाया। पढ़ाया के पहले हम क्या लगाएंगे? किसको। देखो क्रिया है, क्रिया के पहले हमने प्रश्न लगाया किसको। तो कर्म आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? ये पढ़ाया कौन सी क्रिया हो गई? अकर्म क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई भाई? अकर्म। समझ गए आप लोग? अब देखो आगे, देखो मोहन ने अविनाश को, समझना, मोहन ने अविनाश को राम से पढ़वाया। किससे पढ़ाया भाई? राम से पढ़वाया। देखो ये वाक्य आ गया। अब यहां पर जो ये काम क्या कर रहा है? खुद नहीं कर रहा है। मोहन ने, पहले तो मोहन खुद काम कर रहा था, अब मोहन ने ये काम किसी दूसरे से करवाया। तो मोहन ने अविनाश को किससे पढ़वाया? राम से पढ़वाया।
अगर कोई भी काम आदमी खुद नहीं करके किससे करवाता है? दूसरों से करवाता है भाई। किससे कराता है? दूसरों से करवाता है। तो वो कौन सी क्रिया होती है भाई? प्रेरणात्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये प्रेरणात्मक क्रिया होती है। तो तीनों चीज समझ में आ गई कि प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कार्यकर्ता स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणात्मक क्रिया। ये प्रश्न आए हुए एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। आगे क्वेश्चन देखिए भाई। वह नौकर से कपड़े धुलाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणात्मक, पूर्वकालीन, अनुत्तरित। तो मैंने बताया था आपको, नौकर से क्या धुला रहा है? वो कपड़े धुला रहा है, यानी कि वो काम खुद नहीं कर रहा है। तो कौन सी क्रिया हो गई भाई? क्रिया कौन सी हो गई? प्रेरणात्मक क्रिया। गलती नहीं करनी है, ध्यान में रखना है। 1 सेकंड में देखते हैं आपका आंसर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है प्रेरणात्मक। यानी कि वो जो कपड़े हैं वो खुद नहीं धो करके किसे धुला रहा है? नौकर से धुला रहा है। देखो आगे देखो। धुलना सकर्मक क्रिया है। धुलना क्या हो गई? सकर्मक क्रिया है। धुलवाता या धुलाना कौन सी क्रिया हो गई भाई? परिणात्मक। यानी कोई भी काम अपन खुद नहीं करके और दूसरों से करवाते हैं, तो वो कौन सी क्रिया होती है? परिणात्मक क्रिया होती है। अब देखो, आप थोड़ा शांत से सुनना। देखो, चलना, चलना सामान्य धातु है। चलाना ये कौन सी हो गई भाई? परिणात्मक, दूसरों से काम कराना। पढ़ना, पढ़वाना। ठहरना, ठहराना। करना, कराना। खेलना, खिलाना। यानी जो काम किसी दूसरे से कराया जाता है, वो क्रिया कौन सी होती है? परिणात्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसके क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में पक्के पूछे जाते हैं, क्योंकि क्रिया आपके कोर्स में टॉपिक है। तो गलती मत करना, इसको ध्यान से समझना भी आगे। जागना का क्या हो जाएगा? जगाना का क्या हो गया? जगाना। जागना का क्या हो गया? जगाना। ये दूसरों के काम कर रहा है, दूसरे इसको जगाना, दूसरों से काम करवाते हैं, वो क्रिया कौन सी होती है? परिणात्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ है, 2-3 बार आ गया क्वेश्चन, और भी कई भर्तियों में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? आद्योपांत, सर्वांग, अनादि, आजीवन। अनादि है भाई ये। क्या होगा? आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? देखो, सर्वांग होगा ही नहीं, आजीवन होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन भर होता है इसका अर्थ। अनादि इसका होता है जिसका कोई आदि नहीं हो। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर है। आगे देखिए। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। 2 भर्तियों में आया भाई, पुलिस की भर्ती में भी आया हुआ भाई, और कनिष्ठ लेखाकार में आया। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो समझना है भाई। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, ज्ञान तो है उसको, लेकिन थोड़ा ज्ञान हो। कैसा ज्ञान हो? थोड़ा। उत्तर आ गया। थोड़ा का मतलब क्या होता है? अल्प ज्ञान हो। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया अल्प। देखो, अल्प और गे। अल्प का मतलब क्या हो गया भाई? थोड़ा। और गे का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। इस प्रकार से थोड़ा ज्ञान हो गया। अब देखो, अब आगे समझना, आपके बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। अल्प यानी थोड़ा, ज्ञ यानी ज्ञान होता है। आगे देखो, किसी विषय के बारे में जानकारी न होना उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ। भाई मैं तो अनभिज्ञ हूं, हम भी कई बार बोलते हैं कि मैं तो उसके बारे में क्या हूं? अनभिज्ञ। देखो सुनो एक मिनट, इसमें एक चीज और है, अभिज्ञ। देखो क्या है? अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या था? जानकारी होना। अभिज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके विलोम शब्द भी बार बार आता है। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार होना। इसके कौन सा उपसर्ग लगाया? अनुपसर्ग लगाया। तो ये शब्द क्या बढ़ गया? अनभिज्ञ बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ इस प्रकार से बना। अनभिज्ञ का मतलब क्या हो गया? अनजान। क्या हो गया भाई? अनजान बढ़ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब जिसके विषय में जानकारी नहीं होना, वो क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अब आगे देखो, जो कुछ भी नहीं जानता है, बिल्कुल भी नहीं जानता है, यानी वो क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या बोलते हैं उसको? मूर्ख। ए गे, ए का मतलब नहीं, गे का मतलब जानता। जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? अज्ञे बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना, ऐसा स्थान जिसको कोई नहीं जानता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं। तो इसमें ए उपसर्ग लगाए भाई। कौन सा उपसर्ग लगाया? ए। अज्ञात स्थान, जिस स्थान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आप लोग। अज्ञे कुछ भी नहीं जानता हो, अल्पज्ञ थोड़ा जानता हूं, अभिज्ञ जानकार होता हो, अनभिज्ञ जो जानकार नहीं हो। आगे देखिए भाई, किए गए उपकार को मानता, ध्यान रखना, किए गए उपकार को मानता है। वाक्यांश के लिए क्या है सही शब्द? कर्तधन, कृतज्ञ, अल्पज्ञ, बहुत। ये भी नहीं होगा।
अल्पज्ञ यानी थोड़ा जानकार, थोड़ी जानकार रखता हो। क्या होगा, अब आपको क्या बचा, ध्यान रखना कि उपकार को मानता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। जो उपकार को मानता है वो क्या हो जाएगा, कर्तज्ञ। और जो उपकार को नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं, ये कर्तज्ञ बोलता है। अरे हमने किसी का उपकार किया और फिर वो आदमी नहीं मानता तो उसको क्या बोलते हैं, कर्तज्ञ बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, जिसके समान दूसरा नहीं हो वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। बहुत बार बार आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वापिस आ सकता है। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो ये भी नहीं होगा, देखता है आपको, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, अद्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्य के लिए उपयुक्त ये एक शब्द है। जिसकी आशा नहीं की गई हो, क्या होगा, कितनी बार छपा हुआ एग्जाम में, देखो आप लोग, पक्का इंपोर्टेड है कि ये पेपर में वापिस आ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखो, आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव और आशित, तो ये दोनों तो हो गए नहीं, क्योंकि आशा क्या सवाल, आशा पूछ गई है। अब क्या पूछा इसमें, आशा। अब हमारे को क्या पूछा, आशा न की गई हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब देखो आशातीत, देखो क्या होता है, ए प्रति आशा प्लस इत, इस प्रकार से ये शब्द होना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपके एग्जाम में आ सकता है ये, अप्रत्याशित। क्योंकि अगर पेपर सेटर ने किसी सवाल को अपनी कॉपी में लिखा है तो वो पर्सन आपके दोबारा किसी भी प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। तो देखो अप्रत्याशित इतनी बार इसमें क्या है, अब पहले बताओ अप्रत्याशित में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया, 2 उपसर्ग। कौन कौन से हो गया, ए और प्रति। कौन सा मूल शब्द है इसमें, आशा। कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया भाई, इत प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। अब आपको पूछा है अप्रति यानी जिसमें आशा नहीं की गई हो, और आशातीत क्या हो गया, आशा। आशातीत का मतलब क्या होता है, आशा की गई हो। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अपना आपका ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। अप्रत्याशित का मूल शब्द है प्रत्यय है, कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला देखो, संस्कृत के वे शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो ऐसे कैसे हिंदी में आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाएंगे उसको। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं, संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये होगा ही नहीं और ये होगा ही नहीं, दोनों तो गलत हो गए। अब जो संस्कृत के शब्द ऐसे कैसे आ गए वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और संस्कृत के ऐसे शब्द तत्सम, देखो तत्सम, तत्सम का मतलब होता है उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, का अर्थ इसमें लगा। या तत् का जो प्रयोग हुआ ना भाई वो संस्कृत के लिए हुआ है, तत्सम उसके समान। वो ऐसे शब्द जो संस्कृत की भाषा से ऐसे कैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद में उनमें परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव शब्द कहलाता है। देखो व्याख्या देखेंगे पर क्या होता है, संस्कृत से बिना बदलाव के हिंदी में लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। आगे देखो क्या कहलाएंगे, तत्सम। संस्कृत से बिना बदलाव के हिंदी में लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से आए हैं परंतु कुछ परिवर्तन के बाद में हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तद्भव। यानी कि संस्कृत के शब्द ऐसे कैसे काम ले वो तो तत्सम कहलाते हैं, और हिंदी में आने के बाद उनमें बदलाव हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो उदाहरण देखिए, देखो काम, काम हिंदी शब्द है और कर्म जो है वो कौन सा शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया। अब देखो आगे, हाथ हिंदी शब्द है और हस्त जो है वो संस्कृत शब्द है। अब आगे देखो, सांप जो होता है वो कौन सा शब्द है, तद्भव, और सर्प जो है वो कौन सा शब्द है, तत्सम। एक बात ध्यान रखना, कभी भी चंद्रबिंदु हो जाए, कभी भी चंद्रबिंदु जाए, अर्ध अक्षर आता, अर्ध स्वर अर्ध अक्षर आता है, वो ज्यादातर जो है वो कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ध्यान रखना आप लोग। देखो इसमें भी क्या है, हस्त आ गया, सर्प आ गया, आ रहा है, दे रहा है, कर्म आ गया। यानी कि संस्कृत के अंदर ज्यादातर जो है अर्ध अक्षरों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया भाई। तो ये ट्रिक है इसकी पहचानने की, इस तत्सम शब्दों को हम कैसे पहचानते हैं। अब और आगे अपन क्लास लेंगे तो आपको पूरी ट्रिक बताई जाएगी कि इसको कैसे पहचानते हैं फटाफट। देखो अब देखो, सप्त संस्कृत का शब्द हो गया, सात कौन सा हो गया, हिंदी का शब्द हो गया। अब देखो घर सीधा शब्द हो गया, देखो ग्रह मात्रा लगे इसमें, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये शब्द जो होते हैं कौन से होते हैं,
तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, वे शब्द जो संस्कृत से कुछ परिवर्तन के रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं यौगिक, तद्भव, विदेशी, तत्सम। क्या कहलाएंगे? क्या पूछा? संस्कृत से कुछ परिवर्तन के रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाएंगे? वो तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन और 2 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? तत्सम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो, कृभिका, तेवर, दस, दाम, पीत, पूर्ण, पास, पुण्य, अर्ध, आज, पनहा, पाद, अवसर, आलस, एक, ईंट। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सभी शब्द जो क्या है वो तत्सम है, मतलब कोई भी शब्द जो है तद्भव नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। देखो आप लोग कैसे आता है, देखो, पीत, पीत का मतलब होता है पीड़ा होता है। पीत का क्या होता है भाई? पीत शब्द का अर्थ क्या होता है? पीड़ा होता है। पीत संस्कृत का शब्द है। तत्सम का मतलब सीधा लिखो आप संस्कृत, क्या लिखते हैं भाई? संस्कृत हो गई। और तद्भव का मतलब क्या हो गया? हिंदी हो गई। क्या हो गई? हिंदी। अब देखो आप, क्या हो गया? पीत पीड़ा, पूर्ण पूरा हो गया। पूर्ण क्या हो गया? पूर्णा। देखो पूर्ण शब्द संस्कृत का है और पूरा हो गया हिंदी शब्द। पास का मतलब क्या होता है? फंदा लगा दिया, अरे मेरे पास लगा दिया। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? फंदा या जाल बोलते हैं। पुण्य का मतलब क्या हो गया? पवित्र आत्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाठी चार्ज शब्द किस भाषाओं से मिलकर बना है? अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी। तो क्या हो गया भाई? लाठी चार्ज। लाठी चार्ज, देखो लाठी तो अपनी भाषा का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? विदेशी है। ये आपके पर्सन है, टॉपिक है उसमें, देशज, विदेशी, तत्सम और तद्भव, उनमें से क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? मसान, चिमटा, खिड़की, फान। क्या होगा? आपको पता है, मसान है, चिमटा है और ये खिड़की, ये हमारे देशी शब्द है। लेकिन तूफान कौन सा शब्द है भाई? विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। अब आपको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाया हूं मैं, आपको ध्यान से सुनो। देखो देखो क्या होता है तूफान, क्या शब्द है? तूफान। देखो कारतूस, क्योंकि हमारे देश में बनते ही नहीं थे, कारतूस विदेश से बने हुए हैं। प्रोफेसर शब्द, चाकू शब्द, स्कूल शब्द, औरत, पपीता, कैंची, जलेबी, बहादुर, हॉस्पिटल, इलाज, बम आदि कौन से शब्द है? ये विदेशी शब्द है। अब आपके आगे एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इन शब्दों को ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए भाई, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चले उसे क्या बोलते हैं? देखो, क्रिया की जिस रूप से काम का होने का पता चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं भाई? देखो क्या बोलेंगे? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, काल। तो आपके टॉपिक है काल, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? काल। यानी कि समय का पता पड़े, काम के होने का क्या पड़े? उसका पता पड़े, भाई काम हो गया, यानी कि वो क्या हो गया? समय पर कोई काम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का पता पड़े, किसका पड़े? समय का पता पड़े, उसे क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, क्योंकि एग्जाम में है, तो ध्यान रखना। पर्सन आपके आ सकता है सीधा सीधा, क्योंकि कर्मचारी बोर्ड में पहला क्वेश्चन जो उसका मेन मूल होता है अर्थ से, वहीं से क्वेश्चन बढ़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बढ़ सकेगा, क्रिया के जिस रूप से इसके होने का समय का पता चले वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल का उल्टा कर देंगे, काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का पता चले, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। क्रिया के जिस रूप से इसके होने का पता नहीं चले, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से बढ़ रहा है। देखो, राम पढ़ रहा है, तो उसके किसका पता पड़ रहा है? पढ़ना क्या हो रहा है? वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो ये है उसके पता पड़ रहा है, काम होने का पता चल रहा है, तो ये कौन सा हो गया? काल हो गया है। राम पढ़ रहा है, कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल हो गया। इस प्रकार से काम होने का पता पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? हम काल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। काल का अर्थ होता है समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम पे पूछ सकते हैं ऐसा एग्जाम। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत कई बार बहुत बहुत बारीकी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी बेसिक चीजें छोड़ देते हैं और पेपर सेटर वहीं से क्वेश्चन बनाता है और आपको
एग्जाम से क्या कर देता, बाहर कर देता। तो ध्यान रखना कि काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने एक शेर को देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान। तो देखो क्या होगा, ये दो तो हो गए नहीं, इसको काट दो, देखा आ गया, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। देखा, हमने एक शेर को देखा, ये कौन सा हो गया, सामान्य भूतकाल। देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया, पास्ट पास्ट का बात हो गई, उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब देखो, ये प्रश्न आज से बढ़ सकता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 उपभेद होते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बढ़ सकता है। देखो, पहला कौन सा हो गया भाई, सामान्य, फिर क्या हो गया, आसन। अरे भाई मेरे तो सामान्य आसन लगा दे, पहले हो गया सामान्य, फिर क्या हो गया, आसन। हम बैठते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। अब देखो, पूर्ण, अरे भाई पूर्ण आसन लगा दे, तो सामान्य हो गया, आसन हो गया, पूर्ण हो गया। तो तीन चीज याद रखनी है भाई, सामान्य है, आसन है, पूर्ण है। फिर आगे देखो, पूर्ण के अलावा क्या हो जाएगा, अपूर्ण। अरे भाई मेरी जो आसन लगाया है वो सामान्य लगा दे, या पूर्ण लगा दे, या अपूर्ण लगा दे। तो चार चीज आप जोड़ सकते हो, आसन से जोड़ना है। आसन पूरा लगा दे, आधा लगा दे, सामान्य लगा दे। सामान्य आसन, पूर्ण आसन, अपूर्ण आसन, ये चार प्रकार के सीधे सीधे काल आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फिर क्या हो गया, संदिग्ध और हेतु। संदिग्ध और क्या हो जाएगा, हेतु हेतु। ये किसके प्रकार हो गए, भूतकाल के। अरे भाई जो आसन लगाया मुझे संदिग्ध, संदेह है उस पर, तो क्या हो गया, संदिग्ध हो गया। और हेतु हेतु यानी किस लिए लगाया, इस प्रकार से इसके 6 प्रकार है। वापिस बताइए, भूतकाल के 6 प्रकार कौन से हो गए, सामान्य, सामान्य के बाद में कौन सा हो गया, आसन हो गया, आसन के बाद में कौन सा हो गया, पूर्ण हो गया, फिर भूतकाल हो गया, फिर संदिग्ध हो गया, फिर क्या हो गया, हेतु हेतु हो गया। आ गया देखो, सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में क्या लगता है, या, ये, ई, ए, आ, ए आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हेतु हेतु भूत का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में इसका प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि सामान्य वर्तमान तो अपन सबको पता होता है, लेकिन पेपर से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो क्या होगा, ध्यान रखना, हमेशा हेतु हेतु के अंदर दो क्रियाएं आती है, तो वो कौन सा काल होता है, हेतु हेतु काल होता है। तो देखो, तुम आते तो मेरा काम हो जाता, लड़के थक गए, इस साल बारिश होने की संभावना है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें दो क्रिया किसमें हो गई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर एक, दो क्रिया हो गई। तुम आते तो मेरा काम क्या हो जाता, बन जाता। यानी जिसमें दो क्रियाएं होती है, एक दूसरे से होती है, वो काल कौन सा कहलाता है, कौन सा काल कहलाता है, वो हेतु हेतु का। देखो, हेतु हेतु भूत, आते जाते, दो क्रियाएं क्या होता है, ता और ती, अगर ये जुड़ी रहती है, आते जाते क्या हो गया, आते और जाते, तो मेरा क्या हो जाता, काम बन जाता है। इस प्रकार से अगर जुड़ते होते हैं, तो वो क्रिया कौन सी थी, कौन सा काल होता है, हेतु हेतु भूतकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गाय दूध देती है, किस प्रकार का वाक्य है। देखो, अनिश्चय वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका सीधा आंसर है, देती है, सामान्य वर्तमान, गाय दूध देती है, कौन सा काल हो गया भाई, सामान्य वर्तमान काल है। देखो, सामान्य वर्तमान काल, इसमें धातु के साथ में क्या लगता है, ता लगता है। क्या लगता है, ता ते ती लगती है। जैसे गरिमा क्या कहती है, गाना गाती है। तो ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, ता ते ती, सिंपल इंटरेस्ट टेस्ट बोलते, इंटरेस्ट। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम बहुत बार आते हैं। देखो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में हिंदी का आप अगर आप पेपर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो देखो क्या होता है, इसका राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ये मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। देखो, उज्ज्वल जो शब्द बना है, उज्ज्वल, उत प्लस क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा, उत प्लस क्या हो जाएगा भाई, ज्वल। देखो आप लोग, जब भी यहाँ पर तीसरा चौथा अक्षर होता है, तो तय का क्या कर देंगे, दय कर देंगे, क्या कर देंगे, दय हो जाएगा, दय हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, उ दय प्लस क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा। फिर एक संस्कृत के अंदर एक नियम है, अपने हिंदी में भी नियम है, जब भी दय और जय, कभी कौन से वर्ण, दय और जय वर्ण साथ में आते हैं, तो ये दय का क्या हो जाता है, जय हो जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, इस दय का क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, ये जय हो गया, ये जय भी आधा हो जाएगा, तो
तो ये बन गया उज्ज्वल। इस प्रकार से आप याद रखो, रटो मत, इसको रटोगे तो आपका प्रश्न पक्का गलत हो जाएगा। तो उज्ज्वल के अंदर जो है संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। उपसर्ग कौन सा हो गया, उत हो गया, दो जगह हो गया। शुद्ध शब्द कौन सा हो गया, उज्ज्वल हो गया। इस प्रकार से इसमें 3 प्रश्न बढ़ते हैं सीधे सीधे, ध्यान रखना आप लोग। आगे देखो, इसमें 2 संधियों का प्रयोग किया गया भाई। पहले तय का क्या हो गया, द हो गया। अगर यहाँ पर तीसरा चौथा अक्षर आता तो इसको तीसरा चौथा करना ही पड़ेगा। फिर आगे द और द का मिलन हुआ तो जो द है उसकी जगह क्या हो गया, ज हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो, ऐश्वर्य, कौनते, गुरुता, औदार्य। तो आपका प्रश्न पूछा भी कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, गुरुता। इसका क्या हो जाएगा, शब्द शुद्ध शब्द है। देखो एक चीज बताऊँ आपको, ध्यान रखना, गुरु शब्द हम लिखते हैं ना, जब भी गुरु शब्द लिखते हैं हम, तो गुरु में हमेशा छोटा की मात्रा आती है। बहुत सारी क्या कर लेते हैं इसमें, गुरु में बड़ा की मात्रा लगाते हैं, तो आपको बड़ा की मात्रा नहीं निकालनी है। ये मात्रा ऐसे लगती है वो गलत होती है, ध्यान रखना। गुरुता, तो इसका शुद्ध शब्द क्या हो गया, गुरुता हो गया। अब देखो व्याख्या देखो फटाफट। गुरुता बिल्कुल शुद्ध शब्द है। देखो ऐश्वर्य शब्द इस प्रकार से शुद्ध होता है, देखो ऐश्वर्य ऐसे होता है। इसको कैसे बनाया, ईश्वर के अंदर ये प्रत्यय लगाया तो इस ई के ई स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये कैसे बन गया, ऐश्वर्य। और ये रे क्या हो जाता है, वे हलंत हो जाता है, और ये रे हलंत होने के बाद ये के ऊपर विराजमान हो जाता है, तो ऐश्वर्य शब्द का निर्माण होता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। कौनते, देखो कौनते शब्द किससे बना, कुंती प्लस ये प्रत्यय लगा, तो ऊ का क्या हो जाएगा, इसमें औ हो गया, ऊ का क्या हो गया, औ हो गया। और ती, यही प्रत्यय है इसमें, कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय नहीं है, यही प्रत्यय है। तो ये ती के अंदर कोई भी प्रत्यय नहीं माना जाता है, कोई भी यहाँ पर व्यंजन नहीं होता है, कोई भी मात्रा नहीं, शून्य मात्रा होती है। तो यही प्रत्यय लगाया तो ये कौन सा शब्द बन गया, कौनते शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया, कौनते। देखो कुंती लिखा मैंने, क्या लिखा भाई, कुंती, कुंती, क्या लिखा, कुंती। प्रत्यय कौन सा जुड़ा इसमें, यही प्रत्यय, ध्यान रखना आप लोग, यही प्रत्यय। इसमें ये ऊ है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, औ बढ़ गया, क्या बढ़ गया, औ। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है, तो आपको कौन सी मात्रा लगानी, इसमें एक की मात्रा लगानी है। तो एक की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ते बन गया, क्या बन गया, ते। और ये क्या बन गया, कौनते। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ऊ नहीं होगा, औ होगा। इस प्रकार से इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा, कौनते। अब देखो उदाहरण पे कौन सा प्रत्यय लगाया, ये प्रत्यय लगाया, तो ये ऊ है, इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ नहीं होकर के क्या होगा, औ हो जाएगा। ये दा ऐसे कैसे आ गया, रे को क्या मानेंगे, हलंत मानते हैं। तो जब भी हलंत मानते हैं तो ये रे किस, ये जो रे है वो किस पे विराजमान हो जाएगा, ये उदारी। ये उदारी इस प्रकार से शुद्ध शब्द होगा। नूपुर इस प्रकार से हो ही गया। उल्लंघन जो शब्द बड़ा कैसे बड़ा, उत प्लस लंघन, औषधीय इस प्रकार से होता है। तो ये शब्द आपको याद रखना है, ये आपके संधि में भी काम आते हैं, उपसर्ग में भी काम आते हैं, प्रत्यय में भी काम आते हैं, और अभी शब्द शुद्धि में भी काम में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। देखो आर्स्वाद, दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन। हमारे को पूछा शुद्ध शब्द, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर है। देखो शुद्ध शब्द देखो, दुर्बल, क्या है, दुर्बल शब्द बना है। ये है दुर प्लस बल, और उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया, ये प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया, ये। जब भी ये प्रत्यय लगता है तो यहाँ पर जो हर्ष स्वर होता है, लघु स्वर होता है, उसको वृद्धि आदेश होता है, और वो ऊ की जगह क्या हो जाता है भाई, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ। ये रे हलंत है, तो रे हलंत है तो बेपर आ गया। फिर लय, लय को कुछ नहीं माना जाता है, हलंत माना जाता है, तो क्या हो गया, दौर्बल्य शब्द बन गया। तो शुद्ध शब्द क्या हो गया इसका, दौर्बल्य। तो अब आपके प्रश्न आ गया कि दौर्बल्य के अंदर मूल शब्द क्या हो गया, बल हो गया, उपसर्ग कौन सा हो गया, दूर हो गया, प्रत्यय क्या हो गया, ये हो गया। ये आपके प्रश्न आ सकता है। अब हम ध्यान नहीं देते, आर्ट्सवाद, आर्ट्सवाद नहीं होता भाई, ये क्या होता है, आशीर्वाद होता है। ये प्रौढ़ ऐसे लिखा जाता है, देखो प्रौढ़ है ना, ये गलत है। देखो ये क्या बनेगा, प्र प्लस क्या बनेगा, ऊड बनेगा। क्या बनेगा, प्र प्लस से ऊड, ये अपवाद है भाई। ऐसे प्र प्लस ऊड को करेंगे तो ये तो बनते वही है, लेकिन ऊड है, ऊ ही है। हमारे संस्कृत के ऐसे कुछ शब्द विद्वानों लिखे हैं कि प्र उपसर्ग के बाद में उनका प्रयोग किया जाता है, तो वहां कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है, औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना, शुद्ध शब्द जो है प्रौढ़ बनता है। देखो पुनरावलोकन नहीं बढ़ेगा, क्या बनेगा, पुनर प्लस अवलोकन बढ़ेगा। ये पुनर प्लस अवलोकन ऐसे बनाते इस वाक्य को। साहित्य शुद्ध शब्द है, दधीची, दधीची शुद्ध शब्द है। फिर बाद में देखो वागर्त अगर शब्द आ जाए तो ये कैसे बनेगा, वाक प्लस अर्थ से बनेगा। ये क है, इस क की जगह क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ग में पूरी ये एक की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, ये वागर्त शब्द बन गया। अत्यधिक शुद्ध शब्द है, कैसे बना, अति प्लस अधिक। और स्रोत बार बार पूछा जाता है भाई, स्रोत पूछा जाता है, तो स्रोत जो है वो शुद्ध शब्द क्या हो गया, ये है। जबकि ऐसा कई बार एग्जाम में लिख दिए जाते हैं,
तो वो आपको नहीं करना है। स्रोत जो है ये शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक, अभिषेक। अब वो पूछ रहा है किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, शुद्ध है। अब आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो देखो, सांप्रदायिकता, न्यायाधीश, पारिश्रमिक, अभिषेक। देखो, पारिश्रम में री गलत है, अभिषेक में ये आएगा मूर्धन्य से आएगा, ये गलत हो गया दोनों। न्यायाधीश सही है, सांप्रदायिक सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किसमें भाई, 1 और 2 इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आगे पूछा निम्न में से कौन सा शब्द क्या पूछा भाई, अशुद्ध पूछा है। कौन सा पूछा, अशुद्ध शब्द तुम्हारे को पूछा है। देखो, अद्वितीय, अवनति, अनुकूल, उन्नति। क्या पूछा, अशुद्ध। तो देखो, अद्वितीय बिल्कुल सही है, अवनति भी बिल्कुल सही, अव प्लस नति सही है। फिर देखो, अनु प्लस कुल बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन उन्नति में ये तय में कौन सी मात्रा लगेगी, ये मात्रा लगेगी। तो ये उत्तर क्या होगा इसका, गलत। आपको अशुद्ध पूछा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो, उन्नति उत्त प्लस से, देखो गलत हो गई है, उत्त प्लस क्या हो जाएगा भाई, नति हो जाएगा। इस प्रकार से शुद्ध शब्द बनेगा। आगे देखिए, निम्न वाक्य में से क्रिया की कौन सी अशुद्धि है। अब आप तैयारी करते हो, वाक्य शुद्धि का टॉपिक आ गया आपके पास। अब आप वाक्य शुद्धि में पता नहीं कौन से टॉपिक पढ़ रहे हो। देखिए, पेपर सेटर आपके ऐसे क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, एक वाक्य दे दिया जाता है और फिर उस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाक्य अशुद्धि का टॉपिक आ गया हमारे पास में। देखो, प्रश्न है हमारे पास में, कौन सी अशुद्धि है भाई। देखो, संध्या नृत्य करता है, क्या होगा। अब इसमें कौन सी अशुद्धि है, देखो आप लोग, तो प्रश्न क्या बनेगा आपको पता है क्या, संध्या नृत्य करता, गलत हो जाएगा, क्योंकि संध्या क्या करती है, नृत्य करती है। क्या हो जाएगी, करती है। इस प्रकार से इसमें जो है क्या हो गई, कौन सी अशुद्धि हो गई इसमें, विशेषण संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, अव्यय संबंधी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लिंग है। संध्या क्या हो गई, एक औरत है, तो औरत के हिसाब से इसमें कौन सी अशुद्धि हो गई, करती है। अगर यह था ना कि भाई राम नृत्य करता तो चल जाता, तो राम तो क्या हो गया, पुरुष है, और संध्या का औरत हो गई, तो औरत के हिसाब से इसमें करते आना चाहिए। तो अशुद्धि कौन सी हो गई, लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। संध्या नृत्य करती है, कर्ता लिंग संबंधी क्या हो गई, इसमें अशुद्धि है। तो ये ध्यान में रखना है, संध्या के साथ में क्या आ जाएगी, करते आए, करती शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखो, कामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखो, रचिता, क्या लिखा भाई, रचिता। तो पता है आपको, बहुत बार आता है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। लिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्तनी। जान गए आप लोग, यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि। वर्तनी का मतलब होता है मात्रा संबंधी क्या होती है, उसमें अशुद्धि होती है। देखो देखो नीचे देखिए, क्या लिखा उसने, रचयिता। रचयिता शब्द क्या होता है, हमेशा गलत होता है, ध्यान रखना। क्या शब्द बनता है, रचयिता। शुद्ध शब्द इसका यह है। इसमें कौन सी अशुद्धि हो गई, वर्तनी अशुद्धि हो गई। कौन सी हो गई भाई, वर्तनी की अशुद्धि हो गई, यानी मात्रा की अशुद्धि हो गई। इसमें क्या लिखा, रचि लिखता, जबकि इसमें क्या होना चाहिए, रचयिता होना चाहिए। ये प्रश्न बार बार आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो, निम्न में से, अब उल्टा पूछ लिया भाई। अब क्या पूछ लिया, उल्टा। पहले तो वाक्य देखिए इसमें कौन सा अशुद्धि है, अब आपको पूछेगा कि निम्न में से लिंग संबंधी अशुद्धि का वाक्य कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। वापस देखो, श्याम सन्यासी है, रंजना अध्यापिका है, वह स्त्री अपराधी है, हवन सामग्री जल गई। देखो आप लोग, श्याम सन्यासी है, ये बिल्कुल सही है। रंजना अध्यापिका बिल्कुल सही है भाई, रंजना औरत है, अध्यापिका बिल्कुल सही है। हाँ, अगर राम क्या हो गया, राम आता तो अध्यापक हो जाता, तो ये सही है। वह स्त्री अपराधी नहीं है, बिल्कुल सही है। हवन सामग्री जल गई, जल गई नहीं होगी, हवन सामग्री क्या हो जाएगी, जल गई है। तो अब आपको पूछा किसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देखो, हवन सामग्री जल गई में गई जो है वो क्या हो गई, लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। इस प्रकार से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, ज्यादातर जो आपके लिंग संबंधी अशुद्धि के प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी। देखो क्या है, पत्नी व्रता नारी थी, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सत्यवान की पत्नी एक पतिव्रता नारी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो आपको देख रहे हैं, पत्नी वापिस ही पत्नी आ गई, देखिए पत्नी थोड़ी होगी, वो क्या होती थी, सावित्री की एक क्या होती थी, पतिव्रता नारी थी। क्या थी, पतिव्रता नारी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा भाई,
राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एक पत्नीव्रता ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पतिव्रता। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। अब देखो, आपका अगला टॉपिक हो गया लोकोक्ति और मुहावरे। अब आप मुहावरे लोकोक्ति रटते रहते हो, देखिए पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लो भाई आप लोग, क्योंकि आप थोड़ा सा इनको पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा भाई, अपने एक से क्वेश्चन आ गए तो हमारे से वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो क्या होगा भाई, देखो, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश होती है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, लेकिन मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों पूर्ण वाक्य होते हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर देखो, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर क्या होता है भाई, 3 होता। और ध्यान रखना, लोकोक्ति क्या होता है, एक पूर्ण वाक्य होता है। देखो, लोकोक्ति क्या होता है, हमारे जो भी समाज में जो कोई लोकोक्ति, कोई बात प्रचलित होती है, उसके आधार पर जो बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं। और मुहावरा क्या होता है, मुहावरा का एक लाक्षणिक अर्थ निकलता है। 9 2 11, 9 और 2 तो 11 होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, 9 2 11 का मतलब क्या होता है, भाग जाना होता है। तो इस प्रकार से इसका क्या निकलता है, लाक्षणिक अर्थ निकलता है। व्याख्या देखते हैं, लोकोक्ति में प्रचलित उक्ति होती है, क्या होती है, जो दुनिया में जो अपने समाज में जो प्रचलित उक्ति है, लोक उक्ति। लोक मतलब जो समाज में प्रचलित उक्ति होती है, जो भूतकाल का लोक लिए होती है। जबकि मुहावरा अपने आप में विशेष रूप अर्थ के लिए क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। वो क्या होता है, लाक्षणिक होता है। क्या होता है, लाक्षणिक होता है। अब हमने कह दिया ये बहुरी समास का रूप होता है एक तरह का, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। हमने कह दिया कि भाई 9 2 11 हो जा, तो 9 और 2 तो 11 होते हैं, लेकिन 9 2 का अर्थ क्या होता है, भाग जाना होता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, लाक्षणिक। मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लाक्षणिक होता है। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। ये तो एक छोटा सा उसका क्या होता है, क्या होता है, छोटा सा अंश मात्र होता है। वाक्य का छोटा सा क्या होता है, अंश होता है। देखो, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ध्यान रखना, लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। जबकि मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश, यानी एक छोटा सा वाक्य का क्या होता है, अंश होता है। आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मुहावरे का क्या अर्थ होता है। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए आज तक और कर्मचारी बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके डाले आपके लिए। तो देखो क्या होगा इसमें, यथार्थ, उल्टा, लाक्षणिक, सामान्य। तो क्या होगा, यथार्थ नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा। क्या बताया मैंने आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाक्षणिक। मौर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है भाई, लाक्षणिक होता है। मैंने बताया ना आपको, 9 2 11 होना, 9 2 तो 11 होते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है, भाग जाना होता है, तो वो लाक्षणिक अर्थ देता है। अब देखो सुनना आगे, मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की, ध्यान रखना, ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। देखो, अब फिर देखो, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, अभ्यास या बातचीत। छोटा सा क्वेश्चन बढ़ गया यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन अगर जो करेगा और पेपर में आ गया तो उसकी सीट निश्चित होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, बहुत मेहनत करके ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम पूछ लिया तो उसको हर एक बंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं, सब मुहावरे रट रहे हैं, सब लोकोक्ति रट रहे हैं। देखिए पेपर सेटर क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछ रहा है। चलो आगे देखो, ऐसा शब्द वाक्यांश वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ की प्रतीति करे या सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाए, वो क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। यानी लाक्षणिक अर्थ बताए, रूढ़ अर्थ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं। मैंने फिर बताया था कि भाई 9 2 11 हो जा, 9 2 11 का मतलब क्या हो गया, उसका सामान्य अर्थ तो है नहीं, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वो क्या होता है, मुहावरा होता है। जिसका विलक्षण अर्थ निकलता है, जिसका लाक्षणिक अर्थ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मुट्ठी गर्म करना अर्थ है रिश्वत देना, हाथ रोकना, बुखार चढ़ना, सारा शरीर गर्म होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिश्वत देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कूलर का फूल होना का अभिप्राय है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 भर्ती में आ चुका है। कूलर का फूल होना, गुप्त रहस्य प्रकट करना, स्पष्ट दिखाई देना, मतलब वस्तु होना, देर की बात करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। देखो,
एक हमारे नागौर जिले में गांव पड़ता है गुलर गांव। ऐसा कहते हैं कि उस गांव का नाम जो है गुलर, जो फूल थे वो बहुत ज्यादा होने के कारण उस गांव का नाम गुलर गांव पड़ता है। फिर वहां पर क्या हो गया, जो कुछ कारण से वहां के जो गुलर में जो फूल थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो ये कहावत बन गई, ये मुहावरा बन गया, गुलर का फूल होना, यानी कि अब वो जो फूल है वो बहुत मुश्किल से क्या होता है दिखाई देना, तो उसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ वस्तु होना, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। दुर्लभ, दुर मतलब मुश्किल से, लभ यानी प्राप्त होना। तो गुलर का फूल होने का मतलब क्या हो गया, मुश्किल से प्राप्त होना, दुर्लभ से प्राप्त होना, दुर्लभ वस्तु होना। ध्यान रखना आप लोग, तो गुलर गांव है उससे याद रख सकते हो, गुलर का फूल होना, तो क्या हो गया भाई, दुर्लभ है वस्तु होना। आगे देखो आप लोग, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है परेशान होना, बहुत लज्जित होना, खुश होना, बेचैन होना। तो क्या कह रहे, वो तो पानी पानी हो गया, यानी बहुत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सही विकल्प का चयन कीजिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, कमाई का पता चलना, वैसे मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना, महंगाई बढ़ना। क्या हो जाएगा, वास्तविक स्थिति का पता चलना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है धोखा देने वाला, क्रोध भड़काना, अप्रिय लगना, भेद खुलना। क्या हो जाएगा, भेद खुलना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन लोग से मथुरा न्यारी, तीन लोग से मथुरा न्यारी इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, यथा स्थिति में रहना, परिवर्तित परिस्थिति में नजर रखना, अन्य से भिन्न होना, अपना अपना भाग्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट है। यानी कि कारण तीन लोग से मथुरा न्यारी यानी सबसे अलग होना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके शुरू हो गए पत्र लेखन भाई, आपका टॉपिक है पत्र, तो पत्रों में से जो प्रश्न आएंगे वो है सामान्य जो परिचय है उनसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या भी करके देखो कैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है। पहला प्रश्न हमारे बनेगा, तो देखो, विचारों में दूरस्थता, विचारों में वेग्यता, विचारों में कर्मबद्धता, विचारों में अस्पष्टता। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारे जो पत्र होता है इसकी विशेषता क्या होती है, वो क्या होना चाहिए भाई, क्रमबद्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विचारों में दुरुस्तता, अगर दुरुस्त होगी तो पत्र होगा, अगर नहीं होगा देखो ध्यान रखो ये भी गलत हो जाएगा। विचारों में व्यंग्यता, अरे हम किसी को लेटर लिखते समय कोई व्यंग्य बात लिखी तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ध्यान रखना। विचारों में अगर हम कह देंगे उसको अनशन बातें लगेंगे, स्पष्ट बात लगेंगे, तो वो विशेषता होगी, नहीं होगी, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ पत्र लेखन की विशेषता, ध्यान रखना, यहाँ से वापिस कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकता है। तो देखो पत्र लेखन की विशेषताएं क्या क्या है, सुनो आप लोग, देखो क्या है, विचारों में क्या होना चाहिए, हमारे क्रमबद्धता होनी चाहिए, जो विचार है वो क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। उसमें स्वाभाविकता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बनावटी नहीं होना चाहिए, स्वाभाविकता होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई, संक्षिप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत बड़ी बातें फेंक दे नहीं, संक्षिप्त में होना चाहिए, संपूर्णता लिए होनी चाहिए। फिर देखो प्रभावशील होना चाहिए, वो मौलिकता यानी मूल चीज को लिए होना चाहिए। बाह्य सजावट होनी चाहिए इसके, अच्छा उसमें क्या होना चाहिए, कागज होना चाहिए। सुंदर लिखावट होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि लेटर लिख रहा पत्र लिख रहा है उसमें लिखावट समझ में नहीं आ रही, तो उसकी सुंदर क्या होनी चाहिए भाई, लिखावट होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उसमें क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। वर्तनी की त्रुटियां यानी मात्रा की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, हिंदी में अगर पत्र लिख रहा है वो मात्रा की त्रुटि करा तो वो तो गलत है, तो वर्तनी की त्रुटियां न हो। और पत्र में सरल वाक्य, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के क्या होना चाहिए, नाम व पता स्पष्ट होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में वापिस लग सकता है, तो मैंने आपको बताई पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं स्पष्टता, सरलता, कलिष्टता, सुर है, संक्षिप्तता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, हमारे को पूछा प्रमुख विशेषताएं है, तो देखो स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सरल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन कलिष्टता नहीं होनी चाहिए भाई, अगर कलिष्टता होगा तो पत्र थोड़ी होगा, गलत हो जाएगा। सुर है, अरे गलत लिखी हुई है तो वो तो होगा ही नहीं। और क्या होना चाहिए, हाँ संक्षिप्त होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी ई। ए बी ई कहां पर है भाई, ए बी ई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके
बेसिक क्वेश्चन से प्रश्न शुरू हो गए भाई। यहाँ से पहले विशेषता गई, अब पत्र लेखन के प्रकार है। देखो, संक्षेपण, व्यक्तिगत, व्यापारिक, आधिकारिक, पलवल। तो देखो, पत्र लेखन के प्रकार है। नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो क्या होगा, पत्र लेखन का प्रकार क्या बनेगा भाई बताओ। संक्षेपण होगा ही नहीं और पलवल दोनों नहीं होगा। व्यक्तिगत पत्र हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, यानी व्यक्तिगत पत्र लिखा। व्यापारिक हो सकते हैं और आधिकारिक पत्र हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी सी डी। बी सी डी किस में है, बी सी डी इसमें है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो आपको, अब सुनो आपको व्याख्या बताते हैं। देखो क्या है, पत्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बढ़ गया कि पत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अरे हम छठी क्लास में पढ़ते हैं तो पहले क्या लिखते हैं हम, पत्र लिखते हैं। कौन सा पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र। जब भी हमें छुट्टी होती है तो मास्टर को क्या लिखते थे, हम छोटे थे तब छोटे छोटे बच्चे क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और फिर जब वो क्या करते हैं, कहीं हॉस्टल में चल गए, क्या लिखते हैं, पिताजी को पत्र लिखते थे। अब तो आज तो मोबाइल हो गया, लेकिन पुराने समय में क्या लिखते थे, पत्र लिखते थे। तो क्या हो गया, वो पारिवारिक पत्र हो गया। फिर बाद में हम आगे बड़े हो गए, कोई काम पड़ गया तो हम क्या लिखते थे, कार्यालय पत्र लिखते थे। फिर हमने बिजनेस शुरू कर दिया तो कौन सा पत्र लिख ले हम, व्यावसायिक पत्र। सरकार से दोस्तों 4 तरह के पत्र होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। वापिस देखो, सबसे पहले हम जब पढ़ाई शुरू करता है बच्चा, क्या लिखता है, एप्लीकेशन लिखता है, प्रार्थना पत्र हो गया। फिर हॉस्टल में चला गया, पारिवारिक पत्र हो गया। फिर कोई विवाद हो गया, कार्यालय पत्र हो गया। फिर उसने बिजनेस शुरू कर दिया, कौन सा पत्र हो गया, वो व्यावसायिक पत्र। देखो, पत्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न हो गया, पत्र कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। अब देखो कौन कौन से हो गए, मैंने बता दिया। व्यक्तिगत पत्र हो गया, कौन सा हो गया, देखो व्यक्तिगत पत्र, यानी व्यक्ति स्वयं अगर पत्र लिख रहा है। एक हो गया व्यापारिक पत्र हो गया, कौन सा हो गया, व्यापारिक। देखो व्यापारिक को क्या बोलेंगे, व्यावसायिक बोलेंगे। एक देखो कार्यालय पत्र हो गया, एक क्या हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। फिर व्यक्तिगत, जिसको क्या बोलेंगे हम, पारिवारिक पत्र बोलेंगे। फिर बड़ा हो गया आधिकारिक, ध्यान रखना, इस अधिकारी को क्या बोलते हैं, क्या है, कार्यालय भी बोलते हैं, राजकीय भी बोलते हैं, सरकारी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए भाई। अभी जो कर्मचारी बोर्ड थे उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन उनके सबके अलग अलग नाम से पूछे गए। तो आपको ध्यान रखना, ये ऑप्शन में से कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। सरकारी कह सकते हैं, राजकीय कह सकते हैं, उसी को हम कई बार उसने कार्यालय पत्र का नाम दिया गया है तो हम आधिकारिक पत्र बोल सकते हैं। इस प्रकार से आगे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अब देखो आपके समझना है। अब आपके पहले तो आ गया हमारे पत्र के प्रकार पूछ लिया, क्या पूछ लिया, पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। अब आपको पूछा कार्यालय पत्र के प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा ये कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, ध्यान रखना। पत्र कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। पहले कितने प्रकार के, 4 प्रकार। उसमें क्या हो गया, ये कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र नहीं है, ध्यान रखना। तो देखो, विज्ञप्ति, निमंत्रण, अनुस्मारक और अधिसूचना। क्या होगा इसका राइट आंसर है, निमंत्रण शामिल नहीं होता है। निमंत्रण तो हम किसी को बुलाने के लिए देते हैं, वो कार्यालय पत्र थोड़ी होगा। तो सीधी सी बात है, निमंत्रण नहीं होगा। तो देखो क्या होता है, सरकारी या कार्यालय पत्र कई प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन छपड़ा है, ध्यान रखना। पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछे बार बार। या आपका अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी एक प्रश्न बार बार आता है। तो कई किताबों का मिश्रण करके फिर ये व्याख्या की गई है। देखो, तो सरकारी या कार्यालय पत्र कई प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, देखो सामान्य सरकारी पत्र। अब इसमें क्या होती है, अधिसूचना आती है। कई बार अधिसूचना जारी नहीं होती है क्या बोर्ड के अंदर, जारी कर दी। परिपत्र, यानी एक पत्र कई आदमियों को लिखा जाता है, परिपत्र हो गया। कई बार अपन क्या करते हैं, ज्ञापन देते हैं जाकर के, भाई ज्ञापन देते जाते नहीं क्या, कई बार मैंने कोई लफड़ा हो जाता है, हम जाकर के ज्ञापन दिया, साहब ज्ञापन दे दिया, तो ज्ञापन हो गया, परिपत्र हो गया, अधिसूचना हो गई, सरकारी पत्र हो गया। अब देखो, विज्ञप्ति जारी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, नौकरी लगती है तो विज्ञप्ति जारी नहीं होती है क्या, तो वो भी कार्यालय पत्र हो गया, विज्ञप्ति हो गई। फिर देखो, अनुस्मारक हो गया और स्मरण हो गया। फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अर्ध सरकारी पत्र हो गया। फिर क्या हो गया, कार्यालय आदेश होता है, कई बार आदेश देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आदेश निकलते हैं। कई बार ठेका के लिए क्या होती है भाई, निविदा जारी होती है। क्या जारी होती है, निविदा। फिर क्या होता है, प्रश्नांकन होता है। फिर संकल्प या प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर क्या होता है, प्रवेश विज्ञप्ति है। ये सभी जो है गवर्नमेंट की कार्यालय पत्र है, उसके क्या है, प्रकार में शामिल किया जाता है। अब आपको पूछ सकते हैं भाई कार्यालय पत्र है या नहीं है, तो आगे इनमें से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो, एक आयोग के नियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प है। अब ये आपके पारिभाषिक शब्द लिए वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने, आप ध्यान रखना कैसे है। देखो,
देखो क्या बनेगा इसका, कैबिनेट, कमिटमेंट, फिनेल, बिल, कमीशन, एप्रोप्रिएशन। आगे देखो, एडिक्ट, कमेटी, एट्रोनी, फिर देखो कार्टेज, फाइड, डील। अब हमारे को प्रश्न क्या पूछा, विधेयक और आयोग। देखो विधेयक तो आपको ध्यान है, रोज पढ़ते हैं यार आप, अगर थोड़ी भी पॉलिटिकल में रुचि रखते हैं तो आज ये विधेयक पारित हो गया, ये बिल पारित हो गया, तो पहला आपको जाना विधेयक क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। बिल किस में आ गया, ये रह गया। फिर आपको जाना आयोग बनाया, कई बार पढ़ते हैं अपने भाई, आज इस आयोग का गठन किया गया, तो क्या हो जाएगा, कमीशन हो गया, इस प्रकार से। फिर देखो विनियोजन को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, इस प्रकार से ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, ध्यान रखना। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही बैठते हैं, मंत्री परिषद में सारी कैबिनेट आती है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ग्रांट। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है मदद करना, अनुदान, सहायता, छात्रवृत्ति। तो क्या बनेगा, ग्रांट का क्या होता है भाई, ग्रांट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदान। ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान, ना किसी भी व्यक्ति को अनुदान करना था, वो क्या कहलाता है, ग्रांट शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेपोटेशन क्या होता है, डेपोटेशन ये एक अंग्रेजी शब्द है भाई। डेपोटेशन जो कोई कर्मचारी होता है उनके लिए डेपोटेशन जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डेपोटेशन का हिंदी समानार्थक शब्द होगा शिष्टमंडल की नियुक्ति, शिष्टमंडल, प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्ति, नियुक्त करके क्या हो जाएगा भाई, प्रतिनियुक्ति। अरे हम उनको डेपोटेशन में लगाया था, तो आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है, हमारे घर में भी अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो प्रयोग करते हैं भाई, आज तो मुझे क्या लगाया, डेपोटेशन में लगाया, नहीं किसी दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डेपोटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस क्या है भाई, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है प्रतिबुद्धि, संदर्भ, पंजीयन, परिवीक्षा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संदर्भ। अब देखो भाई, कई बार हम देखते हैं हमारे को कोई बात होती है तो कहते हैं अरे मेरा रेफरेंस दे देना, क्या बोलते हैं ये। तो कई शब्दों को आप थोड़ा समझो, हमारे कई जीवन में काम आते हैं, तो उन शब्दों से भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो मेरा रेफरेंस दे देना यानी मेरा परिचय दे देना, मेरी जानकारी दे देनी। तो संदर्भ का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में परिचय देना, उसका पता देना, वो क्या कहलाता है, संदर्भ कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी प्रकार की वीडियो आते रहेंगे और हम आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो ये वीडियो बनाया गया था, आपको पूरा कंप्लीट जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को पूरा कंप्लीट व्याख्या की गई है, और आपके लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। और आप इसमें चीज प्रैक्टिस करके आप अपनी जो भी गलतियां हैं उसको सुधार कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द आपके लिए एक एसआई के लिए बहुत मैराथन क्लास शुरू होने वाली है, उसकी टाइपिंग चल रही है, और उसमें हमने कम से कम भी 15,000 क्वेश्चन तैयार करे एसआई के लिए। और उसमें ऐसा नहीं कि 1 साल के पेपर है भाई, कंप्लीट 20 साल के पेपर है। आरपीसी का एक भी पेपर ऐसा नहीं जिसमें छोड़ा गया है। तो जल्द उसको स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।